सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है व्यावसायिक वित्त का प्रादुर्भाव, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस टॉपिक में अपन देखेंगे कि अपना जो विषय है वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे वह एक सब्जेक्ट के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। तो इसी विकास क्रम को देखते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखें तो 20वीं सदी तक, क्योंकि उस समय तक औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर नहीं था, छोटी छोटी फर्में थी, तो उस समय तक वित्त की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं थी और इसलिए वित्त को अर्थशास्त्र के एक हिस्से के रूप में अर्थात अर्थशास्त्र का एक भाग मानकर वित्त को अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। बाद में ज्यों ज्यों औद्योगिकरण बढ़ने लगा तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जब छोटे छोटे उद्योग आपस में मर्ज होने लगे और बड़े उद्योगों की स्थापना होने लगी, तो इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में चूँकि जब बड़े बड़े निगम स्थापित होने लगे, तब प्रबंधकों को वित्तीय व्यवस्था कैसे करनी है उसकी समस्या सामना करना पड़ा। तो उसके समाधान हेतु वित्त, जो इससे पूर्व तक अर्थशास्त्र के एक टॉपिक के रूप में आता था, उसे अब एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। क्योंकि उस दौर में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ या उद्योग कॉरपोरेट स्टाइल पर बनाए गए थे, यानी कि बड़े बड़े जो उद्योग स्थापित किए थे उनकी स्थापित करने की पद्धति निगम की पद्धति थी। इसलिए इस दौर में इस विषय को निगम वित्त के नाम से जाना गया। तो जाहिर सी बात है, इस दौर में इस विषय से संबंधित अधिकांश पुस्तकें जो प्रकाशित हुई है उनका शीर्षक भी निगम वित्त ही था, जिसके अंतर्गत निगम के प्रवर्तन, पूंजीकरण, उनके पूंजी ढांचे और प्रतिभूतियों के विपणन संबंधी चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि यह दौर इस विषय का प्रारंभिक दौर था, इसलिए इस दौर में अधिकांश वर्णनात्मक चीज़ें ही हमें प्राप्त होती है और इसमें योगदान देने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति भी हुए हैं, जिनमें ग्रीन, मीड, डेविंग इत्यादि का नाम विशेष रूप से आता है। फिर हम देखते हैं कि 1929 की मंदी, जैसा आप सब जानते ही हैं, 1929 में वैश्विक महामंदी की शुरुआत हुई थी जो लगभग 1934 तक चली थी। उसके बाद में भी उसका असर रहा था काफ़ी लंबे समय तक। तो उस दौर में चूँकि जब पूरे विश्व में वैश्विक मंदी का सामना करना पड़ा था, तब तरलता की समस्या सबके सामने आई। उद्योगों को तरलता की समस्या का सामना करना पड़ा, यानी कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस विषय में एक बदलाव आया। अब इस विषय का ध्यान या इसका मुख्य बिंदु वित्तीय नियोजन और वित्तीय नियंत्रण पर फोकस हो गया। अब प्रबंधकों द्वारा वित्तीय नियोजन और नियंत्रण को अधिक महत्व दिया जाने लगा ताकि वो अपने उद्योगों की रक्षा कर सके। तो इस दौर में हम कह सकते हैं कि प्रबंधकों ने एक तरह से डिफेंस की पॉलिसी को फॉलो किया, मतलब अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ने की नीति अपनाई। उसके बाद अपन देखें कि दुनिया वैश्विक मंदी से बड़ी मुश्किल से उबर कर आ ही रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और उसकी वजह से पूरे विश्व में औद्योगिक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। क्योंकि उद्योगों का विनाश बहुत ज़्यादा हुआ था, औद्योगिक गतिविधियाँ ठप भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद में जब सभी देशों ने मिलकर वापस शांतिकालीन प्रयास शुरू किए, तो ऐसे में उन सब के सामने उन उद्योगों के पुनर्गठन की समस्या आ खड़ी हुई। क्योंकि विनाश के बाद में उद्योगों का पुनर्गठन करना था और उसके लिए उन्हें बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। चूँकि पूंजी बाजार से बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त करना आसान नहीं था, इसलिए अब प्रबंधकों ने ऐसे वित्तीय ढांचे पर महत्व दिया
यानी कि इस दौर में अब अपना मुख्य बिंदु आ गया था वित्तीय ढांचा, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। उन्होंने मैनेजर ने उस बिंदु पर फोकस किया कि हम ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फॉलो करें जो इस युद्ध के बाद वाली स्थितियों का जो प्रेशर है उसको वो सहन कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने वित्त ने जो यात्रा 20वीं सदी के पहले से प्रारंभ की थी वो 1950 तक आते आते इस दौर तक इसने जो कुछ भी देखा या अपनी विकास यात्रा तय की, तो विद्वान इस समय काल को मतलब 20वीं सदी से लगाकर 1950 तक की अवधि, यहाँ तक के काल को वो वित्त की परंपरागत अवधारणा कहते हैं, क्योंकि इस दौर में अधिकांश कार्य वर्णनात्मक था, डिस्क्रिप्टिव था, एनालिटिकल नहीं था। तो यह वाला दौर वित्त की परंपरागत अवधारणा कहलाता है। क्योंकि 1950 के बाद में अमेरिका वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और बहुत बड़े बदलाव आए औद्योगिक क्षेत्र में, इसलिए 1950 के बाद से लगाकर अब तक इस विषय को जो भी चेंज हुए हैं या जो भी इसकी जो समयावधि रही है उसको अपन वित्त की आधुनिक अवधारणा कहते हैं, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव कम और एनालिटिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो अब 1950 के बाद में क्या क्या चेंज आए। बात 1960 के दशक की करें तो उस समय तक, जो कि जैसा अभी बताया गया, अमेरिका एक वैश्विक महाशक्ति बनकर पूरे विश्व में उभर रहा था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखें तो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से और बाजार में मतलब कठोर मुद्रा नीति की वजह से, मतलब जिससे पैसा आसानी से नहीं मिलता, उसकी वजह से दो विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हुई। तो ऐसी स्थिति में फर्म के सामने अब दो चीज़ों में से एक को चूज करना था, या तो वो अपने प्रॉफिट मेकिंग करे या फिर अपने कैश को मेंटेन करे, क्योंकि किसी भी संस्था को सर्वाइवल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस दौर में कंपनियों ने ये डिसाइड किया या उनके मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि कंपनी को सर्वाइवल कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस दौर में हम देखते हैं तो अब अपना फोकस बिंदु प्रॉफिट के स्थान पर कैश पर आ गया, क्योंकि कैश को मेंटेन करना जरूरी था, तभी संस्था वो रनिंग कर सकती है। तो 1960 का ये वाला जो दशक था उसमें प्रबंधकों का ध्यान लाभ के स्थान पर रोकड़ विश्लेषण पर आ गया था। इसीलिए इस दौर में रोकड़ पूर्वानुमान, मतलब कैश फोरकास्टिंग, कैश बजट, बिल रिसीवेबल, मटेरियल कंट्रोल, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। फिर अपन 1960 के बाद की स्थिति देखें तो चूँकि धीरे धीरे हालात सामान्य हुए, उद्योगों ने बहुत तेज़ गति से विकास किया और अब पैसा बहुत आसानी से मिलने लगा था। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने ये स्थिति हुई कि हमारे पास पूंजी बहुत आसानी से मिल रही है, लेकिन औद्योगिकरण बहुत तेज हो गया तो हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। नतीजन ये हुआ कि हमारे लाभ के अवसर बहुत सीमित हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि कंपनियों को उद्योग शुरू करने के लिए पैसा आसानी से मिल रहा है, लेकिन उद्योग लगाने के बाद में लाभ ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन दोनों के बीच का मिडवे चुना, मतलब वो एक ऑप्टिमम प्रॉफिट पर फोकस करने लगे। तो इस वाले समय काल में उन्होंने अनुकूलतम लाभ पर जोर दिया और ऑप्टिमम प्रॉफिट को फोकस करते हुए अपनी सारी पॉलिसियाँ बनाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपना जो वित्त एक अर्थशास्त्र का भाग था वो आज अपने आप में एक मतलब स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में विकसित हो चुका है, जिसे आप और हम लोग प्रबंधकीय वित्त या वित्तीय प्रबंध के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।